Hello student, welcome back to my YouTube channel Biochem Academy. इसमें हम लोगों ने परपरागण के युक्तियों के बारे में पढ़ा था और परपरागण के युक्तियों के साथ-साथ हमने और सारी उसके युक्तियों के जो प्रकार थे उसके बारे में भी पढ़ा था, ठीक है? और साथ ही जाने थे परपरागण की विधियों के बारे में, जैसे परपरागण की विधि कौन-कौन सी होती है, जैसे मैंने आपको बताया था वायु परागण, जंतु परागण, जल परागण, मनुष्य परागण, कीट परागण, ठीक है? इन सब के माध्यम से क्या होते हैं, परागण की प्रक्रिया होती है। तो कल हम लोगों ने समझा था वायु परागण के डिफिनीशन के बारे में, ठीक है? आज हम लोग जानेंगे मक्का में वायु परागण कैसे होता है, ठीक है? मक्का में वायु परागण कैसे होता है? तो चलिए हेडिंग डालिए मक्का में वायु परागण। चलिए नोट करिए इसको तो हम लोग फिर समझेंगे। तो यहाँ बताया था मक्का में वायु परागण की व्यवस्था, ठीक है? वायु परागण की व्यवस्था यहाँ बताई जा रही है जो एक तरीके से वो यही बताया कि मक्का के पादप में नर पुष्पक्रम शिखर पर तथा मादा पुष्पक्रम पत्ती के कक्ष के नीचे की ओर होता है, ठीक है? अब सबसे पहले इसमें जो बताया जाता है, आप लोग ये जानिए, आपको ये बता दें कि जो वायु परागण की व्यवस्था होती है, जो प्लांट या पुष्प वायु परागण से व्यवस्थित होते हैं तरीके से निषेचन की प्रक्रिया करते हैं, उनमें ना कोई महक होती है, ठीक है? ना कोई आकर्षण होता है, ना कोई सुगंध होती है, मतलब कोई भी चीज उसमें होती नहीं, ठीक? लेकिन हाँ, क्योंकि उसमें ना होने का कारण क्या है, क्योंकि वो वायु परागण के माध्यम से कार्य करते हैं, इसके कारण से, ठीक? अब यहाँ बताया कि मक्का के आपने देखा और फिर आगे क्या बताया जाता है कि मादा पुष्पकर्म स्थूल मंजीर होती है, स्थूल मंजरी तथा पृथ्वी पूर्ण से ढका रहता है। मादा पुष्पकर्म में भूरे रंग के धागे के समान 25 सेंटीमीटर लंबे वर्तिका होती है, ठीक है? हम लोग क्या करेंगे इसी को समझेंगे। तो यहाँ बताया जाता है कि मक्के में जो पादप नर पुष्पकर्म होता है, ठीक है, वो एकदम शिखर पर होता है। आपने देखा होगा कि जब बाली निकलती है, ठीक है, तो पेड़ छोटा सा रहेगा बाली के रूप में जो निकलता है, ठीक है? मक्के की जो बाली निकलती है वो छोटे से रूप में रहेगा, ठीक है? और उसी के बगल में एक छोटा सा और प्लांट जैसे निकलेगा फूल के तरीके से, ठीक? ध्यान रखिएगा ये पादप एक ही है, मतलब एक ही पादप में दोनों पाए जाते हैं। क्या ही बात दोनों, मतलब नर भी पाए जाएंगे और मादा भी पाए जाएंगे, ठीक है? क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं लिखा है, क्या लिखा है कि मादा पुष्पों में भूरे रंग के धागे के समान 25 सेंटीमीटर लंबी वर्तिका होती है, ठीक है? अब इसमें फिर दिया गया है मादा पुष्प को स्थूल मंजरी दिया गया है, ठीक है? तो ये स्थूल मंजरी क्या होता है, ये भी जानने वाली बात है क्या कि स्थूल मंजरी क्या होता है। स्थूल मंजरी जो होती है, ठीक है, इसका जो शताब्दिक अर्थ है, मतलब एक तरीके से अर्थ इसका अगर देखा जाए तो आप जान इसका इसको कहते हैं भुट्टा, ठीक? इसे क्या कहते हैं, स्थूल मंजरी को भुट्टा। ये दो तरीके के, दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन? एक नर मंजरी और एक मादा मंजरी। स्थूल मंजरी यहाँ जो होते हैं, एक नर मंजरी, एक मादा मंजरी, ठीक? अब देखिए यहाँ सबसे पहले बताया क्या जाता है, ठीक है? नर मंजरी जो होते हैं वो एकदम शीर्ष पर होते हैं। नर मंजरी कहाँ होते हैं? शीर्ष पर होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक? नर मंजरी आपके शीर्ष पर होते हैं, यानी कि सबसे ऊपर, पौधे के सबसे ऊपर, यानी कि सबसे शीर्ष पर होते हैं। और शीर्ष पे ये होते तो हैं, उसी प्रकार से जो मादा मंजरी होती है वो शीर्ष से नीचे होती है, ठीक? और जब वायु परागण की व्यवस्था होती है तब ये क्या करते हैं, ये जो इनका नर मंजरी शीर्ष पर होता है तो यहाँ से परागकण नीचे की तरफ गिरते हैं, किस पर? मादा के ऊपर। और फिर उसके बाद किसका? स्थूल मंजरी का निर्माण होता है, यानी कि भुट्टे का तब निर्माण होता है। ये ध्यान रखिएगा कि सामान्य जो उनकी लगभग धागे की जो सिल्क जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? सिल्क। इसे ध्यान रखिए, इसे एक तरीके से जो ये स्थूल मंजरी है, नर मंजरी को वो मादा मंजरी को नर मंजरी को कहते हैं टेस्ला, टेस्ला, और मादा मंजरी को कहते हैं सिल्क, ठीक? ये ध्यान रखना, ठीक है?
ये हो गया आपका। अब इसमें एक चीज और आप देखेंगे, क्या देखेंगे, एक चीज देखेंगे इसमें लिखा है कि मादा पुष्पकर्म स्थूल मंजरी होता है जो पृथ्वी पूर्ण से ढका होता है। किससे ढका होता है? पृथ्वी पूर्ण से ढका होता है। और पृथ्वी पूर्ण क्या होता है? पृथ्वी पूर्ण को इंग्लिश में स्पैथ कहते हैं। ठीक है, हाँ स्पैथ। ठीक। और ये जो होता है आपका पृथ्वीपूर्ण, ठीक है, ये होता है एक तरीके से, जैसे आपने देखा होगा जब बाली या मक्का तैयार होता है, भुट्टा तैयार होता है, तो उसके बाद देखें छिलके लगे रहते हैं कई प्रकार से। जैसे जैसे आप बंद गोभी देखे होंगे, तो बंद गोभी जो आती है फूल गोभी से कहते हैं, ठीक है, नहीं बंद गोभी, फूल गोभी तो दूसरी है। बंद गोभी जो है देखिए बहुत सारे प्रकार, बहुत छिलके लगे रहेंगे प्याज की तरीके से। उसी तरीके जो भुट्टा होता है ऊपर से जो उसके हरे हरे छिलके लगे होते हैं, उसी को पृथ्वीपूर्ण कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? पृथ्वी पूर्ण कहते हैं। इंग्लिश में उसे स्पेस भी कहते हैं। और ध्यान रखिएगा ये कई सारे प्रकार से इसको लाभ भी पहुंचाते हैं। कैसे लाभ पहुंचाते हैं? जैसे वातावरण, पानी, अभी बारिश होने लगे तो ये भुट्टा लगातार बारिश में रहेगा तो सड़ जाएगा, उससे उनकी रक्षा करते हैं। ठीक है, बाहरी आघात यानी कि कोई कीट पतंग उनमें न घुस पाए, उनसे उनकी रक्षा, क्योंकि उनका एक तरीके से निषेचन करने के बाद एक तरीके से उनकी नई पीढ़ी है वो, तो उनकी रक्षा करना उनका मूल कर्तव्य रहता है। ठीक, तो इस तरीके से उनको क्या कहता है, बहुत अच्छी तरीके से ढका जाता है। और आप देखेंगे जब निषेचन हो जाएगा तो वही जो वर्तिकाग्र एक तरीके से हल्के मतलब एक ब्राउन कलर के रहेंगे, बहुत अच्छे दिखेंगे सुनहले, वही जब एक तरीके से भुट्टा तैयार हो जाएगा तो लगेंगे ये बुढ़े हो चुके हैं, मतलब उनका कलर बदल जाएगा वर्तिकाग्र का, ठीक है, जो लटका रहेगा उनका कलर बदल जाएगा। और साथ ही साथ उसमें कई सारी चीजें क्या हो जाएंगी, आपको चेंजेस दिखाई देंगे। मतलब एक तरीके से जैसे अजीब तरीके, जब तक वो नए रहे सिल्क के तरीके से आपको क्या करेंगे, दिखाई देंगे। तो ये बताया था आपको मक्का में वायु परागण के बारे में। अब वायु परागण की व्यवस्था कई प्लांटों में होती है, कई प्लांटों में ऐसे गेहूं, जौ, अलसी, ठीक है, वो गेहूं, जौ, ठीक है, और मक्का ये हो गया। इन सब चीजों में क्या होता है, वायु परागण की व्यवस्था होती है। ठीक इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़े। अब हम लोग ये जानेंगे वायु परागण की विशेषता से पहले कि कौन कौन से अनाज, कौन कौन से प्लांट, कौन कौन से वो फल वायु परागण से तैयार होते हैं। ठीक है, चलिए, तो हेडिंग है, लिख लीजिए बस, लिखिए अनाज, हाँ पहले हेडिंग डालिए तब लिखिए, लिखिए। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे वायु परागण वाले प्रमुख पौधे एवं फसलों के बारे में, कौन कौन से फसल हैं, कौन कौन से पौधे हैं। ठीक है, तो पहला हेडिंग है आपका, लिखिए अनाज और फसलें। कौन कौन से अनाज हैं, कौन कौन से फसलें, लिखिए मक्का, ये हो गया आपके अनाज और फसल। अनाज और फसल में कौन कौन से आते हैं आपके? मक्का, गेहूं, चावल, जौ, राई और जाई, गन्ना और दूब घास, ये आते हैं आपके अनाज और फसल किसमें? वायु परागण में। ठीक है, हम लोग जानेंगे इसके बाद घास के बारे में। अब इसका बाद फिर आपका है तीसरा लैंप ग्रास, बता रहे हैं पेड़ और, लिखिए पेड़ और झाड़ियों में लिखिए पहला चीड़। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लिए तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें बताए गए हैं अनाज और फसलों के बारे में। ठीक है, क्या बताया जा रहा है कि कौन कौन से वायु परागण होते हैं, जैसे मक्का, गेहूं, चावल, जौ, राई, गन्ना, बांस। ठीक है, ये सब चीजें एक तरीके से कैसे होते हैं, फसल में, अनाज में आते हैं जो वायु परागण करते हैं। ठीक, आपके घास है जैसे लैंप ग्रास और फिर साइनोडोन जिसे दूब घास कहा जाता है। ठीक है, ये भी एक तरीके से घास है जो क्या करते हैं, वायु परागण करते हैं। आपके पेड़ और झाड़ियां जैसे चीड़, ओक, पोकन, पेकान, ठीक है, फिर आपका पिस्ता, फिर है आपका शाहबलूत, एल्डर, ये सब ऐसे प्लांट हैं जो एक तरीके से क्या करते हैं, ये एक तरीके से वायु परागण की व्यवस्था करते हैं। ठीक है, आपने चीड़ का प्लांट देखा होगा, ये इस तरीके से होते हैं चीड़ के प्लांट, लगता वैसे है पर ये चीड़ का प्लांट है, इसके अंदर बीज भी होते हैं।
ठीक है, ये प्लांट नहीं है, ये उसके फल है। प्लांट इसके इस तरीके से पत्तियां बड़ी बड़ी होती हैं इस तरीके से। ठीक, अपने यहाँ तो नहीं पाया जाता, भारत देश में तो कहीं कहीं पाया जाता है। ये है आपका जो दिया गया है ओक। ये ओक को एक तरीके से अगर देखा जाए तो इससे अपने आप में मदार उदार होते हैं, उस तरीके से ये क्या होते हैं, ये होते हैं। और ये इनकी जड़ों में से आलू की तरीके से, अदरक की तरीके से कुछ लगता है। इनके फल जो है जमीन के नीचे फरते हैं, इन्हें ओक कहा जाता है। और इसी तरीके से आपके पेकान है और पिस्ता है और शाहबलूत और एल्डर। ठीक है, ये सब ऐसे प्लांट हैं एक तरीके से। ये सभी चीजें एक तरीके से क्या कार्य करती हैं, वायु परागण में कार्य करती हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़े, फिर कुछ पूछना हो नहीं तो बताइए, नहीं तो फिर आगे बढ़े। अब इसकी विशेषताओं के बारे में हम लोग समझेंगे। वायु परागित पुष्पों की विशेषता के बारे में जानेंगे। चलिए हेडिंग डालिए, वायु परागित ये होते हैं। चलिए नोट कर लीजिए पांचों, तो तक हम आ रहे हैं। वायु परागित पुष्पों की विशेषता के बारे में क्या बताया गया है कि पुष्प छोटे व आकर्षण रहित होते हैं। ठीक है, इनके जो पुष्प होंगे छोटे होंगे, इनमें कोई आकर्षण नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वायु के माध्यम से परागित होते हैं, तो ये वायु के माध्यम से परागित होते हैं, तो अगर इनके अंदर कुछ व्यवस्था रहेगी तो ये अपने परागण को छोड़ेंगे ही नहीं, ये भी तो बात रहती है। तो इसके कारण से ये एक तरीके से छोटे और आकर्षण रहित होते हैं। फिर बताया है पादप प्राय एक लिंगी होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो शब्द दिया गया है प्राय, मतलब ये एकदम कंफर्म नहीं है कि एक लिंगी ही होंगे। ठीक है, किसी किसी में दो लिंगी भी होते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ये एक ही लिंगी होंगे लेकिन एक ही पादप पर, यानी कि दोनों लिंग होंगे, पादप एक ही मतलब एक ही पादप होगा और लिंग दोनों होंगे लेकिन अलग अलग होंगे। ठीक, ये हो गया। फिर बता दें इनमें मकरंद नहीं पाया जाता। ठीक है, मकरंद एक ऐसी व्यवस्था, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। मकरंद के बारे में आगे पढ़ेंगे कि मकरंद होता क्या है, थोड़ा यहाँ भी जान। मकरंद एक ऐसी व्यवस्था जो कीट को, पक्षियों को अपने तरफ लुभाने का कार्य करता है। ठीक है, जैसे बहुत से ऐसे प्लांट हैं जो वायु परागण तो नहीं करते लेकिन कीट परागण, पक्षी परागण और ये सब करते हैं। ठीक, तो वो एक तरीके से मकरंद को निकालते हैं। मकरंद बहुत सुगंधित होता है, उसमें मिठास भरे रहते हैं। ठीक है, जैसे सरसों, जैसे वो अरहर के जो पुष्प होते हैं पीले, उनमें बहुत अच्छा मकरंद होता है। ठीक है, इनसे दवाइयां भी बनती है। यार है ठीक। फिर बताया जाए पुंकेश्वर के तंतु पतले व लंबे होते हैं, जैसे आपके मक्का हो गए। मक्का में आपने देखे होंगे किस तरीके से सिल्क के तरीके से होते हैं, ठीक है, पतले होते हैं धागे की तरीके से। फिर बताया जाए परागकण छोटे, शुष्क तथा हल्के होते हैं। ठीक है, परागकण क्या होते हैं, जो पराग, अगर परागकण भारी हो जाएंगे और उसमें नमी रहेगी तो उन्हें वहां के माध्यम से, यानी कि वायु के माध्यम से परागण उन्हें ले नहीं जा पाएगा, इससे वो जा नहीं पाएंगे, इस प्रकार से परागण कर नहीं पाएंगे। ठीक, तो यहाँ क्या होता है, परागकण छोटे होते हैं, शुष्क होते हैं यानी नमी नहीं होती, और साथ साथ क्या होते हैं, हल्के होते हैं। ठीक, ये चीजें बताई थी वायु परागत पुष्पों की विशेषता के बारे में। अब यहाँ पे आपका वायु परागण खत्म होता है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग समझेंगे किसके बारे में, जंतु परागण के बारे में। ठीक है, तो अगला टॉपिक हमारा होगा जंतु परागण। ठीक है, चलिए लिखिए। हम्म, हम लोग यहाँ पे समझेंगे मकरंद के बारे में। पहले इसको आप इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, और नोट हो गया। यहाँ बताया मधुमक्खी कीट परागण में, बताया था कीट परागण जो पुष्पों में पराग कण कीटों की सहायता से होता है, कीट परागण कहते हैं। तो इसमें सबसे पहला आपका है मधुमक्खी का नाम आता है। मधुमक्खी दुनिया में लगभग, बताया जाता है पूरी दुनिया में लगभग 80% फूलों को और पौधों को कवर करता है, किसके लिए, परागण करने के लिए। ठीक है, मधुमक्खी
आप लोग मधुमक्खी जानते होंगे, जो एक तरीके से क्या बनाता है, शहद बनाता है, ठीक है। और मधुमक्खी जो आती है, ठीक है, वो एक तरीके से मधुमक्खियों का अगर वो देखा जाए, व्यवस्था देखी जाए, तो मधुमक्खी की बहुत बड़ी व्यवस्था होती है। एक छत्ते में सिर्फ एक रानी मधुमक्खी होती है, बाकी 10 मंत्री और बाकी सारे सैनिक होते हैं, ठीक है। और वही सैनिक उस रानी मधुमक्खी के ही उसमें क्या कहते हैं, सेवा में लगे रहते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ ये क्या करते हैं, प्लांटों से जाकर के उनके मकरंद को, ठीक है, मकरंद को, और ये जाते किसके कारण है, सुगंध के कारण से, जहां अच्छी सुगंध होगी, जैसे रात रानी का पुष्प, ठीक है, वहां से लोग क्या करते हैं, मकरंद उठाते हैं। मकरंद यानी कि स्वाद में मीठा, हमने बताया आपको। आपको मकरंद टेस्ट करना, अगर सबसे अच्छा मकरंद, तो आप अरहर के पुष्प को निकालिए, उसको हल्का सा आप मतलब टेस्ट करेंगे तो आपको लगेगा कि कितना मीठा है ये। सबसे अच्छा मकरंद एक तरीके से अरहर के पुष्प में पाया जाता है, ठीक। तो ये क्या करते हैं, बताया जाता है कि मधुमक्खी दुनिया में लगभग 80% फल फूल वाले पौधों और कृषि के फसलों में क्या करते हैं, ये परागण करते हैं। अब कृषि दिया गया तो कृषि के ही बीच में आपके अरहर के पुष्प आते हैं, अरहर का पेड़ जो कृषि पे लगाते हैं। तो ऐसा होता है कि ऐसे पुष्पों में जहां सुगंध और मकरंद भरपूर मात्रा में होता है, उन्हीं पुष्पों के पास क्या जाते हैं, मधुमक्खी। तो अब हम लोग जानेंगे कि कौन से ऐसे पुष्प हैं, ठीक है, और कौन से ऐसे कृषि फसल हैं जिसके पास मधुमक्खी ज्यादा जाया करते हैं। अब आप ध्यान ही रखिएगा कि इन मकरंदों के कारण से ही बहुत सारी दवाइयां भी बनती हैं, ठीक है। और ये मकरंद एक तरीके से उन्हें क्या करते हैं, लुभाने का कार्य करते हैं, और इनको ये लोग चूस के क्या करेंगे, अब समझिए इसको। मकरंद को मधुमक्खियां चूस के लेकर जाती हैं, ठीक है। जो मधुमक्खी आएगी और कुछ मधुमक्खी वहां रानी का क्या करेंगी, एक तरीके से रक्षा करेंगी कि कोई दूसरा आकर के मधुमक्खी हमारे पर हमला न करते, ठीक है। तो उस पर क्या करेंगे, उसको रक्षा करेंगे, फिर वो यहाँ से लेकर के जाएंगे, उन दूसरे मधुमक्खी के मुंह में उल्टी करेंगे। और उनके शरीर में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं होती है जो उनके शहद एक तरीके से, जैसे हम लोग आप देखें, जैसे अभी आप ऐसे समझिए कि आपको कोई मिठाई बहुत अच्छी लग रही है, ठीक है, आपको मिल ना रहे लेकिन आपके मुंह में पानी तुरंत आ जाएगा, तो कहाँ से आता है, वो यही व्यवस्था होती है। तो उन्हें मकरंद बहुत अच्छा लगता है, ठीक। तो क्या करेंगे, उनके शरीर से जब उसको मुंह में मतलब एक तरीके से रखेंगे, चूसेंगे, उनसे शहद को लेंगे, मकरंद को उठाएंगे, तो फिर क्या करेंगे, ले जाकर के वहां जो मधुमक्खी एक तरीके से उनकी रक्षा करें, उनके में क्या करेंगे, पलटी करेंगे। कुछ समय के लिए उसको रखे रहेंगे, फिर उसके बाद जाके छत्ते में पलटी कर देंगे, ठीक। यही प्रक्रिया चलती रहती है और शहद का निर्माण उन्हीं के माध्यम से क्या होता रहता है। और बाद में आदमी क्या करता है, उसको काट के बाजारों में सप्लाई किया जाता है, ठीक। तो चलिए नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़े। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। The top important concept is coming up next. Subscribe now to the Biochem Academy. Don't miss it.